জানো বাবা, তোমার হাতে লাগানো করবী গাছটা আজও ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। টগর আর বেল গাছগুলো যখন হাওয়ার তালে দোলে, অজান্তেই আমার মনটা কেমন যেন মুচড়ে ওঠে। তোমার ফেলে যাওয়া চশমাটা আজও রোজ মুছে খাপে তুলে রাখি। তুমি যে অনন্তর দৃষ্টি পেয়েছো, ছটফট করে মনটা জোর করে বেঁধে রাখি। বাবা, তুমি যেখানেই থাকো আশীর্বাদ করো আমাকে, যেন প্রকৃত মানুষ হই, হারিয়ে না যাই জীবনের ঘূর্ণিপাকে। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 19 मई और अभी बज रहा है अराउंड 5:30 और अभी से मैं अपना ब्लॉग आज का स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह से मुझे बिल्कुल मन नहीं था आज ब्लॉग बनाने का, जिससे मैंने कल भी बताया था कि आज आदि का फुटबॉल क्लास हो ना हो, बट फाइनली उसका फुटबॉल क्लास हुआ और मुझे जाना भी पड़ा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसको कुछ चीज़ें बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं गई थी। और आज एक्चुअली मैं ब्लॉग नहीं करना चाहती थी। आज 19 मई है और आज मेरे पापा का सेकेंड डेथ एनिवर्सरी है, तो मैं नहीं आना चाहती थी बिकॉज मुझे ऐसा इमोशनल ब्लॉग बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज मैं अपने पापा को ना हमेशा खुशी खुशी में याद करना चाहती हूँ, कभी भी दुख के साथ याद नहीं करना चाहती, तो मैं नहीं बनाना चाह रही थी। एनीवेज, एक्चुअली मैंने सोचा कि क्योंकि यूट्यूब में ज्वाइन करके मैंने अपने लाइफ का, करियर का एक सेकंड चांस दिया है मैंने अपने आप को। आप लोगों को पता है कि मैं 10 साल तक आईटी में जॉब करती थी और फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ, मेरा कुछ ऐसा मेंटल स्टेटस था कि मैंने 2 साल पहले जॉब छोड़ दिया था। और उसी टाइम पे मेरी पापा का भी डेथ हो गया था, तो सब मिला के मैंने जॉब छोड़ दिया था। हेमंत यहाँ आ गया था, मतलब हेमंत यहाँ आ चुका था, मैं वहाँ पे आदि को लेकर अकेली थी, तो मैंने कुछ मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो आई क्विट माई जॉब। और अभी मैंने अपने आप को एक दूसरा मौका दिया है कि मैं कुछ करूँ, फिर से कुछ करूँ। तो मैंने सोचा कि क्योंकि पापा मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे और पापा हमेशा चाहते थे कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज का एक दिन का ब्लॉग मैं अपना जो फीलिंग है मेरे पापा के लिए वो मैं उनको बताऊँ। वो कहीं ना कहीं तो होंगे और कहीं ना कहीं से वो ज़रूर देख रहे होंगे मुझे, तो इसलिए मैंने कैमरा के सामने आने का सोचा। तो एनीवेज, एक्चुअली अभी शाम हो गया है। मैंने एक्चुअली सुबह ही सोचा था कि पापा को मतलब मुझे कुछ देना है, खाने को रखना है, उनके थाली सजाना है, बट सुबह नहीं हो पाया एनीवेज आदि के लिए। बट अभी मैं आई हूँ किचन में और मैंने ऑलरेडी पापा के लिए एक्चुअली गुलाब जामुन बना लिया है और अभी मैं थोड़ा सा कुछ खाने का बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल, जो उनको अच्छा लगता था वैसा कुछ चीज़ें मैं आज बना रही हूँ। तो वैसे तो मेरे पापा को मेरी दादी के हाथ की सारी खाना पसंद था, लेकिन उनको लूची और छोला दाल, जो बंगाली ट्रेडिशनल एक फूड है, वो उनको बहुत अच्छा लगता था और मैंने भी काफ़ी बार बनाया है, उनको अच्छा लगता था मेरे हाथ का, तो मैंने सोचा कि आज मैं वो ही बनाती हूँ। आज जो ब्लॉग रहेगा ये शायद कुछ लोगों को बहुत बोरिंग लगेगा, बिकॉज ये मेरा डेली ब्लॉग नहीं है। ये ब्लॉग मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा को डेडिकेट करना चाहती हूँ, वो कहीं पे भी हो, वो मुझे ब्लेसिंग्स दे। तो बस ये ब्लॉग उसी के लिए है। और तो चलिए फिर मैं ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। और ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ब्लॉग के स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने एक पोएम सुना, वो एक बंगाली पोएम था, तो हो सकता है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को बंगाली समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जस्ट एक पापा के लिए एक पोएम था, जो मैंने बस मुझे लगा अच्छा लगा, तो मैंने वो यहाँ पे ऐड किया। तो आई होप आप लोगों को पोएम अच्छा लगा हो। जिनको नहीं समझ में आया है तो आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो मुझे इतना हिंदी पोएम्स वगैरह नहीं आता है।
चलिए ठीक है, और बात नहीं करते हैं, बिकॉज मैं पापा के बारे में जो और कुछ बताना चाहती हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। मैं अभी खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैंने एक्चुअली पापा के लिए खाना रख दिया है और अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुझे उनके बारे में आप लोगों को भी बताना चाहिए, बिकॉज़ आप सब मेरे दोस्त हो। तो ये जो मुझे एक आप लोग हमेशा देखते हो कि मैं ऑलवेज़ कोशिश करती हूँ खुश रहने के लिए, तो वो सब स्ट्रेंथ मुझे कहाँ से मिला। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से भी शेयर करूं मेरी जो दिल की बातें हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें होती है जो हम लोग इन पर्सन लोगों को नहीं बता पाते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं हेमंत को या फिर मेरी मम्मी को नहीं बता पाई हूँ। स्पेशली मम्मी मेरी बहुत क्लोज है, लेकिन स्टिल मैं उनको नहीं बता पाई हूँ, बिकॉज अगर मैं मेरा ये फीलिंग बताऊँगी तो उनको भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा क्योंकि ये कैमरा है तो मैं यहाँ पे दिल खोल के बात कर सकती हूँ। तो मैं पहले ही बता दूँ कि ये एक नॉर्मल ब्लॉग नहीं है, ये जस्ट मेरी फीलिंग्स है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है या आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप लोग ये पार्ट को या ये मेरी ब्लॉग को स्किप कर सकते हैं, और जिनको अच्छा लग रहा है वो मेरे साथ में रहिए बस। तो आज का जो दिन है 19 मई, मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है। जनवरी का टाइम था 2018 और मैं ऑफिस में थी। हेमंत अभी यहाँ पे आ चुका था हांगकांग में और मैं ऑफिस में थी। ऑल ऑफ अ सडन मेरी चाचा जी का मुझे कॉल आता है। मेरे पापा थोड़ा सा बीमार थे, ये हम लोगों को पता था, बिकॉज मैं दिसंबर में घर गई थी 2017 दिसंबर, और जनवरी में चाचा जी का अचानक से कॉल आता है कि पापा बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनका ट्रीटमेंट इमीडिएटली मुझे स्टार्ट करना है हम लोगों को। और ये बात उस टाइम पे सिर्फ चाचा जी को पता था और उन्होंने मुझे बताया। मेरे पापा मम्मी भाई किसी को भी नहीं पता था। तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ, उस कॉल के सामने मैं क्या बोलूँ। एनीवेज मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था उस टाइम पे। देन मैंने चाचा जी के साथ डिस्कस करके पापा का एक विजिट फिक्स किया था टाटा मेमोरियल मुंबई में। तो आप लोगों को पता हो रहा है कि पापा को क्या हुआ था। पापा को एक्चुअली लंग कैंसर था, बट इतना मेजर नहीं था। बहुत अर्ली स्टेज में उनको पकड़ा गया था उनका। तो हम लोगों को लगा कि ठीक है, हो जाएगा सब कुछ ठीक। देन पापा का ट्रीटमेंट पहले मुंबई में चला, देन वहाँ पे थोड़ा सा कोई था नहीं। मैं पुणे में थी तो आदि के साथ अकेली, तो थोड़ा सा उनको भी दिक्कत हो रहा था वहाँ पे। तो पापा ने डिसाइड किया कि पापा कोलकाता वापस जाएंगे और वहाँ पे वो अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। बट ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा था। मैं अगेन मार्च को घर गई थी, कोलकाता गई थी। पापा का ट्रीटमेंट बिल्कुल सही चल रहा था और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बट पता नहीं फिर क्या हुआ। मैं हांगकांग आई थी अप्रैल में और देन अचानक से पापा का तबीयत 28 अप्रैल से बहुत डिटोरिएट करना स्टार्ट किया। मैं जैसे ही हांगकांग लैंड किया पापा का तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हो गया। एंड धीरे धीरे ऐसा एक टाइम आया 10 मई, जब एक दिन मम्मी रोती थी कि मम्मी पापा बहुत बीमार है, एक दिन वो हंसती थी। तो 10 को मम्मी बहुत रोने लगी और मैं अपने आप को बिल्कुल भी, मतलब मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ से इमीडिएटली मेरा ट्रिप कैंसिल करके मैं वापस चली आई और मैं 12th को वहाँ पहुँची एंड 13 मई को मैं पापा को देखने गई। और जब मैं गई तो मैं और मेरा भाई ने एंटर किया एंड मैंने अपने भाई को पूछा कि शुभो पापा कहाँ हैं। शुभो ने बोला वो तो रहा पापा। मैं मेरे पापा को पहचान ही नहीं पा रही थी। मतलब
वो मेरे पापा है ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा था। मतलब पापा बिल्कुल कोई और इंसान बन गए थे। एनीवेज फिर मैं पापा के पास गई। पापा का तभी वेंटिलेशन चल रहा था, वो मास्क के थ्रू पे सांस ले रहे थे, उनकी बॉडी उतने ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे और उनको बहुत हाई अमाउंट ऑक्सीजन की ज़रूरत था। तो पापा ने जब मुझे देखा तो उन्होंने नर्स को बुलाया और उन्होंने बोला, ये देखो मेरी बेटी ये बाहर से आई है, ये हांगकांग से आई है मुझसे मिलने। उसके बाद पापा के साथ मेरी थोड़ी बहुत बात हुई और उसके अगले दिन भी मैं गई पापा से मिलने। पापा ने थोड़े बहुत मुझसे बात की और वही लास्ट बात थी पापा से। उसके बाद पापा की हालत इतना डिटोरिएट कर गए कि, और एक्चुअली जिस हॉस्पिटल पे पापा थे वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, बट वहाँ पे पापा का ट्रीटमेंट हमको लग रहा था ठीक नहीं हो रहा था और वो हमारे घर से बहुत दूर था। तो मेरी मम्मी का भी काफ़ी एज हो गया है, तो उनके लिए भी वो बार बार वहाँ जाना बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि मेरी मम्मी एक नर्स है और हमारे घर के बहुत पास में एक अच्छा सा हॉस्पिटल है, तो हमने डिसाइड किया पापा को हम लोग वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो हम लोगों ने पापा को वहाँ शिफ्ट किया। ये जो पापा का शिफ्टिंग का पूरा प्रोसेस था, मेरे साथ मेरे अंकल भी थे और मैंने वहाँ पे खड़े होके किया। मुझे वो फील है जब मुझे ना बचपन से एम्बुलेंस से बहुत डर लगता है। आई मीन मेरी दादाजी जब थे और हम जब बहुत छोटे थे, मेरे दादाजी को एक बार स्ट्रोक हुआ था और उनको एम्बुलेंस में लेके गए थे। तो तब से मुझे एम्बुलेंस में एक फोबिया आता है। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बंदा एम्बुलेंस पे जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। लेकिन उस दिन 18 मई को रात को हमने पापा को उस हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट किया। एंड जो हॉस्पिटल में पापा थे वो हावड़ा में थे और हम लोग उनको टालीगंज में लेके आए। ये पूरा ड्यूरेशन मैं पापा के साथ उनके एम्बुलेंस के अंदर थी और मुझे पता था सब चीज़ें। जब हम लोगों को डॉक्टर बोल रहे थे कि आप इनको घर पे लेके जाओ और इनको ऑक्सीजन सपोर्ट घर पे दो, तो जब मैंने थोड़ा सा लोगों से बात की, पता की, तो मुझे से पता था कि हम अपने पापा को कुछ भी करे नहीं बचा सकते, बिकॉज पापा का जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है और उसके लिए जो मशीन हमें चाहिए वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये बात मैंने पहले मेरी मम्मी भाई को नहीं बताया था, बट उनको पता चलना ही था। एनीवेज पापा को हम लोग 18 को लेके आए और 19 मॉर्निंग को हमें ये न्यूज़ मिला। तो पापा के साथ का यही था। लेकिन मुझे अभी भी वो चीज़ याद है जब मैं मार्च में घर गई थी और पापा का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से चल रहा था और उस टाइम पे पापा मुझे बोल रहे थे कि बस मुझे 8 साल जिंदा रखना, बस उतने में ही काफ़ी है। और हम भी एकदम शॉर्ट थे कि पापा को कुछ नहीं होने वाला है, ये तो बस छोटा सा एकदम अर्ली स्टेज में है। तो पापा के साथ क्या हुआ, क्या ट्रीटमेंट पे हुआ, हमें नहीं पता। और मेरे पापा का डेथ हो गया 19 मई को। और मतलब मैंने अपनी लाइफ से क्या खो दिया है वो चीज़ मुझे अभी समझ में आता है। बचपन में ना मैं तभी 16 साल 17 साल की होंगी, 10th 11th पे हूँ और मुझे मेरा पैन कार्ड बनाना था। पापा ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, 17 साल की एक लड़की है, मतलब जस्ट स्कूल पास आउट होके 11 पे आई है। पापा ने मुझे एक फॉर्म भर के दिया, एक एड्रेस दिया और एक बस के नंबर दिया और उन्होंने बोला कि चाहो वहाँ पे जाओ, लाइन दो और अपना काम करो। उसके बाद मेरे इसी टाइम पे ही मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में मेरे नाम में कुछ प्रॉब्लम था। पापा ने एक लेटर लिख के दिया और वो मुझे पार्क स्ट्रीट कॉर्पोरेशन में जाने के लिए बोला और उन्होंने बोला इस आदमी को जाके मिलो और अपना काम करवा लो। तब मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब ऐसा कैसे, इतने कैसे स्ट्रिक्ट है, मतलब मैं अकेली हूँ, मुझे इतना कुछ पता नहीं है, मैं कैसे सब चीज़ें मैनेज करूँगी। तो आज मुझे वो चीज़ समझ में आता है। जब पापा बीमार थे या उसके पापा के डेथ के बाद जो स्ट्रेंथ मुझे अभी मिला है, उस टाइम पे पापा ने जो स्ट्रिक्ट मेरे साथ थे, शायद उसी की वजह से आज मुझे ये स्ट्रेंथ मिला है। और मैं ये चीज़ प्राउडली कहती हूँ कि हाँ, मैं लड़की नहीं, लड़के की जैसे मेरी पापा का देखभाल किया है, मेरी माँ का देखभाल कर रही हूँ, मेरे भाई का देखभाल कर रही हूँ और मैं सबको एक जगह करके रख रही हूँ। मुझे इस चीज़ में प्राउड है और इन सभी चीज़ों में मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है।
छोटे में ऐसा होता है हम सबको कि यार पापा मम्मी के साथ थोड़ी सी बात अनबन हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हो जाए, ऐसा लगता है कि ये लोग समझते ही नहीं है हमको। लेकिन आज इस स्टेज में खड़े होके मुझे समझ में आता है कि पापा वो सब बातें क्यों बोलते थे और हमको क्यों इतना स्ट्रिक्ट थे कि वो मेरे साथ। आज अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होते तो आज मैं इस जगह पे नहीं होती। मैं अकेले मुंबई में जाके मैंने 10 साल जॉब किया है। एक नॉर्मल सी बंगाली लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात होता है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा का हाथ है। बहुत लोगों ने बोला था लड़की को मुंबई जाने दोगे, ऐसी शहर है, लेकिन मेरे पापा ने मेरे ऊपर भरोसा रखा, मुझे वहां भेजा। जब मुझे इंजीनियरिंग में मैंने चांस मिला, बहुत सारे रिलेटिव ने बोला कि यार इसको तुम पढ़ाओगे, थोड़ी दिन के बाद तो शादी हो जाएगी, क्या फायदा। बट मेरे पापा एक थे कि नहीं, मेरी बेटी को ये चांस मिला है, उसको पढ़ना है और उसको मैं पढ़ाऊंगा कैसे भी करके। और उस टाइम पे हमारे फैमिली का कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं था, तो कैसे करके वो मेरे लिए, मेरे हॉस्टल के लिए, मेरे ट्यूशन फीस वो जुगाड़ करते थे, वो चीज़ मुझे पता है ये सब चीज़ें। तो पापा अगर उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं करते तो आज मैं इस जगह पे नहीं होती। और एक बार मेरा करियर खत्म होने के बाद जो मैं अभी दोबारा ये यूट्यूब करियर स्टार्ट करने का सोचा, ये भी नहीं होता। तो मेरे पापा का बहुत बहुत बड़ी हाथ है इन सब चीज़ों में। बस मुझे पता है कि पापा कहीं ना कहीं है और मुझे देख रहे हैं, तो बस मैं उनको यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सब अपने पापा से प्यार करते हैं, मुझे पता है। और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, शुभो और माँ को मैं बहुत ध्यान से रखूँगी। और मैं सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हो सकता है पापा मम्मी से आप लोगों का मैच नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन प्लीज़ उन लोगों को ना उनके साथ टाइम स्पेंड करो। आपको पता भी नहीं चलेगा कब मोमेंट्स आपके हाथ से चला जाएगा और आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आज मुझे ऐसा फील आता है, आज क्योंकि मेरे पास मम्मी है और पापा के जाने के बाद मुझे ऐसा फील होता है ना, मेरे पास सब कुछ है। आप लोग बिलीव करो, आई हैव एवरीथिंग। मैंने जॉब किया है, पैसा कमाया है, अपने शौक पूरे किए हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है खुद का, मैंने खुद का घर खरीदा है, मेरे पास सब कुछ है। तो सिर्फ पापा नहीं है। और वो जो जगह है ना, वो जगह कोई भी और नहीं कर सकता है फिर। और आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी जो मम्मी है ना, अभी वो मेरी लाइफ की सबसे प्रीशियस थिंग है। और मेरे से सब कुछ छिन जाए, सब, बस ना मेरी मम्मी नहीं छिनना चाहिए। मतलब मैं अपने आप को और नहीं कर पाऊंगी, तो बस मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार करो, उनकी हर शौक पूरा करो जो बचपन में उन्होंने आपके लिए किया है, वैसा ही उन लोगों को सपोर्ट करो। अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझाओ। ऐसा कभी कभी होता है कि उनको मोबाइल में नहीं समझ में आता है, तो बस सोचो कि जब आपको लिखना पढ़ना नहीं आता था और वो लोग हमें समझाते थे तो कैसा था, कैसा वो लोग कितना पेशेंस से समझाते थे ना। तो आप लोग भी वैसे चीज़ें करो। मम्मी पापा ना एक प्रीशियस थिंग है, मतलब इसको बिल्कुल भी हर्ट मत करो। वो हो सकता है मैंने भी कभी कभी पापा को हर्ट किया है, आज भी उस चीज़ का मुझे फील होता है। और ये मेरे पापा, और